शास्त्र। आज अपन पढ़ेंगे गॉयतुला। ये अपन पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, जिसके अंदर एक है आपके गॉयतुला। ये एक वेइंग मशीन है एक तरीके की, जिसके अंदर अपन को पता चलता है वे करने पर कि उसका भार ज्ञात करने पर अपन को पता चलता है कि दिया गया जो पदार्थ है वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। ठीक है, अनुचुंबकीय है या फिर प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो संकुल यौगिक है उनका निर्माण किस तरीके से होता है और उनके थोड़े बहुत एग्जाम्पल किसके, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स के, संक्रमण तत्वों के संकुल किस तरीके से बनते हैं, किस कारण से बनते हैं और उनके कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो पहले अपन देखते हैं गॉय चुंबकीय तुला, गॉय की मैग्नेटिक वेइंग मशीन। इसके अंदर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए एन और एस पोल होते हैं। ठीक है, इसके अंदर एन और एस पोल के बीच में क्या होता है, अपन एक टेस्ट ट्यूब इसमें लटकी हुई होती है, जिसमें कि अपन दिया गया पदार्थ डालते हैं जो अपन को ज्ञात करना है कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन सी है, वो प्रतिचुंबकीय है या फिर अनुचुंबकीय है, डायामैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है। अब अपन देखते हैं कि इसमें अपन को कैसे पता चलता है। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इसमें बिना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए हुए इसके अंदर अपन इसका भार ज्ञात कर लेते हैं। सिंपल जो है इसका अपन ने भार ज्ञात कर लिया। उसके बाद जब इसको गॉयतुला के अंदर भार ज्ञात करते हैं तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। अब अपन को पता है लास्ट लेक्चर के अंदर बताया गया था कि प्रतिचुंबकीय किस तरीके से व्यवहार करते हैं अगर अपन उसे एन और एस पोल के बीच में रखते हैं, और अनुचुंबकीय पदार्थ जो है वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं अगर अपन उन्हें एन पोल और एस पोल के बीच में रखते हैं चुंबक के। तो अनुचुंबकीय पदार्थ जो है जिनमें कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को अपने अंदर से गुजरने देते हैं। यानी एन और एस पोल के बीच में रखेंगे तो क्या करेगा, एक तरीके से उसको आकर्षित करेगा। ठीक है, तो जिससे क्या होता है गॉयतुला के अंदर सबसे पहले अपन ने भार ज्ञात कर लिया। उसके बाद मान लो अपने पास है अनुचुंबकीय पदार्थ है। अब इसे गॉयतुला के अंदर अगर अपन इसका भार ज्ञात करेंगे तो वही विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे। बीच में परख नली में अपन ने क्या डाल दिया, अपना पदार्थ डाल दिया। तो अगर पदार्थ का भार पहले वाले भार से, यानी बिना विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लगाने वाले भार से अधिक भार प्राप्त होता है गॉयतुला से, तो इसका मतलब क्या होता है कि पदार्थ क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। इसका कारण क्या है कि वो पदार्थ बिना विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के तो जितना भार आएगा उतना अपन ने ज्ञात कर लिया, लेकिन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर क्या होगा कि जो बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, वो उसके अंदर से ज़्यादा प्रवाहित होगी, जिससे कि वो उसको आकर्षित करेगा और उसका भार जो है गॉयतुला के अंदर पहले वाले भार से बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद अगर मान लो अपन को कोई पदार्थ दिया गया है, अज्ञात पदार्थ है, अपन को पता नहीं है कि वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, अपन को नहीं पता है। तो अपन ने क्या किया, पहले उसका भार ज्ञात कर लिया। ठीक है, मान लो m1 है, वो m1 है, अपन ने उसका भार ज्ञात कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, अपन ने उसको गॉयतुला के अंदर उसका मेजरमेंट करेंगे। अब गॉयतुला में मेजरमेंट करने पर उसको परख नली में डाला और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लगाया और परख नली को एन पोल और एस पोल के बीच में अपन ने लगा दिया। अब अगर इसमें जो भार ज्ञात होता है, इस समय जो गॉयतुला से जो भार प्राप्त होता है, मान लो वो है m2, पहले वाला था अपना m1 और अब है m2। अब अगर मान लो m2 जो है वो m1 से कम प्राप्त होता है, यानी कि भार जो है वो घटा हुआ प्राप्त होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो पदार्थ है अपना प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक पदार्थ है, जिसका कारण क्या है कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, जिससे कि चुंबकीय क्षेत्र स्वयं चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करेगा और जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनको अपने अंदर से गुजरने नहीं देगा, यानी कि उनको प्रतिकर्षित करेगा, जिससे कि क्या होगा, उसका भार थोड़ा सा अपन को गॉयतुला में कम प्राप्त होगा। ठीक है, तो गॉयतुला से अपन क्या ज्ञात करते हैं, किसी भी पदार्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का अगर पता लगाना हो अपन को फिजिकली, तो किससे ज्ञात करते हैं, गॉयतुला से। अगर भार घटा हुआ प्राप्त होता है तो वो होता है प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक, और अगर गॉयतुला से प्राप्त भार
पहले वाले भार की तुलना में अधिक प्राप्त होता है तो वो होता है आपके अनुचुंबकीय या फिर पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, फिर अपन इसमें देखते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या फिर चुंबकीय सहनशीलता या फिर चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। इसे अपन काई से डिनोट करते हैं, एक बड़ा सा एक्स लिखते हैं अपन जिसे कि काई बोलते हैं, काई से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है C/T। ये होता है क्यूरी, सी होता है आपकी क्यूरी नियतांक, यहाँ पर ये प्रकाश का वेग नहीं है, ध्यान रखना। सी है यहाँ पर क्यूरी नियतांक अपॉन टी, टी यहाँ पर टाइम नहीं है, ये है परमताप। तो ये होती है आपकी चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सहनशीलता, C/T क्यूरी नियतांक अपॉन परमताप। और यहाँ पर फिर से अगर अपन बोर मैग्नेट्रॉन या फिर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो इसके 3 फॉर्मूले दे रखे हैं अलग अलग जो अपने क्वांटम संख्या होती है उसके आधार पर। अगर अपन को n का मान पता है, प्रथम क्वांटम संख्या जो होती है प्रमुख क्वांटम संख्या, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट में n+2। अगर अपन को l का पता है, दिग्गंशी क्वांटम संख्या का पता है, तो उसका फॉर्मूला होता है l+1 का होल रूट। और अगर अपन को स्पिन क्वांटम नंबर पता है तो इसका फॉर्मूला होता है 4s, s+1 का होल रूट। ठीक है, तो अपन अलग अलग तरीके से म्यू की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अपन को जिस तरीके की भी क्वांटम नंबर दी गई है उससे अपन क्या निकाल सकते हैं, उसका द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपन उससे निकाल सकते हैं। तो ये था चुंबकीय प्रॉपर्टी ज्ञात करने का तरीका, गॉस-तुला और म्यू की वैल्यू और चुंबकीय प्रवृत्ति। अपन इसके साथ एक छोटी सी चीज़ और ऐड करते हैं कि चुंबकीय सहनशीलता और ताप के अंदर जो कि केल्विन में लिया गया है, अगर इनके बीच में ग्राफ खींचें और अपन किसी भी एलिमेंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देखें, स्पेशली ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो अपन देखते हैं कि चुंबकीय सहनशीलता जिसे काई से डिनोट करते हैं और जो टेम्परेचर है उसके अंदर अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ है यानी कि डायमैग्नेटिक अपने पास जो पदार्थ है उसकी वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है ताप से, उसकी चुंबकीय सहनशीलता पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है क्योंकि वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करता ही नहीं है। लेकिन अगर अपन देखें अनुचुंबकीय या फिर पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स के लिए, तो जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसकी चुंबकीय सहनशीलता, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इसी तरीके से अगर अपन देखें लोह चुंबकीय के लिए यानी कि फेरोमैग्नेटिक के लिए, तो जैसे जैसे चुंबकीय सहनशीलता या फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या होती है, ये भी धीरे धीरे पहले बढ़ती है फिर धीरे धीरे घटने लग जाती है। क्योंकि लोह चुंबकीय मैंने आपको बताया था ये एक विस्तृत रूप होता है अनुचुंबकीय का। फेरोमैग्नेटिक जो है वो की एक एक्सप्लेन्ड पैटर्न होता है किसका, पैरामैग्नेटिज्म का। ठीक है, तो ये दोनों लगभग एक समान ही व्यवहार करते हैं, टेम्परेचर के साथ साथ इनकी ससेप्टिबिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। यहीं अगर अपन देखें प्रति लोह चुंबकीय के लिए, एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए, तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय सहनशीलता जो आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है, एक पीक पॉइंट पर आ जाती है, किसी एक निश्चित टेम्परेचर पर ये पीक पॉइंट पे आ जाती है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे अगर अपन और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे ये क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। जो ये पीक टेम्परेचर आता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए उसको बोलते हैं नील्स टेम्परेचर या नील्स तापमान, जो कि नील्स ने आपको बताया था कि ये इनकी प्रवृत्ति कैसे रहती है तापमान के अकॉर्डिंग। तो ये है चुंबकीय सहनशीलता और परम ताप के अंदर ग्राफ किसके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के, जिसमें अपन ने 4 चीज़ें देखी हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक।